नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। लेकिन आज हम बात बोलेगी में बात करेंगे बहराइच में गुनाहगारों से बदले की। 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जिस तरह दंगाइयों ने साजिश के तहत राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया था, 2 दिन बहराइच को जलाया था, लेकिन ये दंगाई भूल गए थे कि ये बाबा योगी का प्रदेश है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ से पुलिस के आला अधिकारियों की पूरी फौज बहराइच भेजी गई। साथ ही पीएसी, सीआरपीएफ और आरएएफ की कई टुकड़ियों को हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात किया गया। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालीम को नेपाल भागने की कोशिश में एनकाउंटर कर दबोच लिया है। बता दें कि रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला यही सरफराज था। सरफराज हिंसा के बाद से फरार चल रहा था। सरफराज के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दोनों ही पार्टी सरकार पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरफराज जैसे आरोपियों पर कार्रवाई करना गलत है? क्या सरफराज को नेपाल भागने दिया जाता? अगर सरफराज नेपाल भाग जाता तो भी विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पकड़ो भाई उसको। जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। सीएम योगी ने बहुत पहले ही यूपी के दंगाइयों को सख्त हिदायत दी थी कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। बावजूद इसके दंगाई अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम का एनकाउंटर कर दिया। दरअसल सरफराज और तालीम नेपाल भागने के फिराक में थे। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस की टीम हथियार की बरामदगी के लिए नानपारा इलाके में गई थी तो आरोपियों ने हथियार को लोड करके रखा था। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बवाल हो गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद रामगोपाल के परिजनों ने सीएम योगी से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरफराज के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। बहराइच में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, लेकिन कानून प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर इस तरह की राजनीति करना जायज नहीं है, क्योंकि अपराधियों, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में खौफ फैलाना है। पकड़ो भाई उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से दंगाई बहराइच में दंगा फैलाने में लगे थे और उसका इलाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे किया, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि गोली का जवाब तो गोली से ही दिया जाएगा। 13 अक्टूबर को हिंसा हुई और 17 अक्टूबर को मुठभेड़ में
ये दोनों आरोपी जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे, उनको दबोच लिया गया। हमारे साथ सौरभ दुबे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सौरभ, आपको क्या लगता है कि ये जो घटना हो रही थी, जैसा मैं अखिलेश यादव को देख रहा था कि वो सवाल उठा रहे थे कि ये डराने के लिए कुछ किया गया है, एक शहर जलने लगा और ये दोनों अपराधी अगर अभी नेपाल फरार हो जाते तो फिर क्या विपक्ष तब भी ऐसे ही कहता? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान के नाम पर, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर असंवैधानिक अराजकता को जो है वो बढ़ावा देने का काम पिछली सरकारों ने किया, उसी को खत्म करने का प्रयास ही योगी सरकार की प्रतिबद्धता के नाते जो है वो कानून अपना कार्य कर रहा है। अब जहां पर अखिलेश यादव जी जो ऐसे मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके आकर के बयानबाजी करने लगते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या क्या चीजें रही हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ झंडा खींचने के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाएगी, निर्मम हत्या कर दी जाएगी, कानून को ताक पर रख करके पेचकस से नाखून उखाड़ना, पेचकस मारना और गोलियों से भून देना, क्या ऐसी स्वतंत्रता किसी को? जैसे कि टॉर्चर रूम में जो है आपको पकड़ के रख लिया गया हो और आपको टॉर्चर किया जा रहा हो, ये मतलब भयावह है, ये विभत्स है। मेरे साथ कनिका भी जुड़ गई हैं जो कि पेशे से वकील हैं। कनिका, आप मुझे ये बताइए कि ये जो घटना हुई थी, आप भी इसको समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी और कितनी गंभीर घटना है ये। आप मुझे बताइए कि इस तरह की घटनाएं पहले भी आप देखती और सुनती रही, लेकिन भारत जैसे देश में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां योगी आदित्यनाथ का शासन है, जहां पे इसके पहले एक भी इस तरह का बवाल दंगा देखने को नहीं मिला, ये इस तरह के व्यवहार को, इस तरह के काम को क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं पहले इस इंसिडेंट्स को ये एक पॉलिटिकल इंसिडेंट्स बनाया जा रहा है, इसकी कोई बात नहीं करता कि जिस व्यक्ति की मौत हुई कौन आरोपी है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं करता है। ये एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है। इसमें जो पार्टीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं वो एक साइड हो गई है और दूसरी पार्टी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो एक साइड हो गई है। तो इसको पॉलिटिकल इशू का एक जो है वो रंग दे दिया गया है, मैं कहूंगी। साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक वारदात हुई, एक हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिशियल्स ने उनको, जो आरोपी है उनको पकड़ा। 24 घंटे के अंदर अंदर उन पे जो एक्शन है वो पुलिस ऑफिशियल्स ने स्टार्ट किया। एक्शन जब स्टार्ट हुआ तो जिनमें से 2 लोग हैं उन्होंने क्रॉस फायरिंग की, ओपन फायरिंग की। उनकी जो पिस्टल थी वो लोडेड थी। वो बाइट भी मैं जरा सुनाना चाहता हूं कनिका, आप जरा सुनिए बिल्कुल। जरा मुझे पीसीआर से मैं कहूंगा कि वो पूरी बातचीत को सुनाए। जब एनकाउंटर में ये दोनों अपराधी पकड़े गए थे तो वो पुलिस के साथ जो बातचीत कर रहे थे, जरा उसको सुनाए तो फिर इससे पता चले कि आखिर क्या हो रहा था वहां पे। ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर, हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। तो आपने देखा कि कह तो रहे हैं कि गलती नहीं करेंगे, लेकिन बार बार वही गलती कर देते हैं। मुमताज आलम जी, क्या कहेंगे आप इसको? ये तो सब कुछ दिख रहा है कि गलती कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि गलती नहीं करेंगे। कैसे मान लें इस बात को? नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा जी हूं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है चतुर्वेदी जी कि जो तत्परता, जो जल्दबाजी, जो एक्शन अब दिख रहा है, जब वो हमारा नौजवान, हमारा भाई मारा जा रहा था तब पुलिस कहाँ थी? तब उसने उस जवान को क्यों नहीं बचाया? क्यों वहां पे नहीं पहुंचे? इतना बड़ा कांड हो गया। आप सोचिए, थोड़ी देर की घटना नहीं थी ये, बल्कि आप देखिए कि वो नौजवान को बाकायदा ऊपर चढ़ाया जाता। रुक जाइएगा जरा से, उस नौजवान को ऊपर चढ़ाया जाता है, वो नौजवान छत पे जाता है। छत पे जाने के बाद आप भी कई बार चला चुके हैं, कुछ झंडा किस तरीके से उसको उतारता है, पूरी रेलिंग गिर जाती है। फिर वो झंडा गिरने के बाद वो बाकायदा जो है नारे लगाता है, नीचे से भी नारे जाते हैं। फिर उसके बाद उसको पकड़ा गया होगा, फिर उसके बाद उसको मारा गया होगा। मुमताज आलम जी, आप नारे लगाइए, हम क्या, हमें अधिकार थोड़ा कोई देता है कि हम गोली मार दें? अरे नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ हुआ, यहाँ पुलिस कहाँ थी? आखिर जब उसको मारा जा रहा था हमारे भाई को, तो उसी वक्त उन मुजरिमों को, उन कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा?
आज क्यों पकड़ रही है, आज क्यों इनकाउंटर कर रही है, आज ये सब क्यों हो रहा है? मेरे साथ सौरभ दुबे भी हैं, मेरे साथ में, ठीक है मुमताज आलम जी, सौरभ दुबे जी सवाल कर रहा हूं। हाँ ठीक है, सवाल आपका है सौरभ दुबे जी, क्या आपके पास जवाब है, जरा जवाब दीजिए इसका। देखिए, पुलिस बाकायदे जो है, कोई भी जुलूस निकलता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और पुलिस उसके साथ होती है। पुलिस वहां पर थी, वीडियो में दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या अब इस तरह की अपराध होने लगेंगे? घर के अंदर ले जाकर के आप उसके ऊपर पेचकस घोंप देंगे, ये कर देंगे। पुलिस घर घर के अंदर तो नहीं जा सकती है। तो नैतिक रूप से आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपके मौलानाओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। समस्या क्या हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो 2017 के बाद से दंगा मुक्त राज्य हो गया था, जिसके अंदर एक भी दंगे नहीं हो रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं साजिशन तहत दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूं अभी भी बहुत बड़ी अपराध वहां पर होने वाला था, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। आप किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से अरविंद जी बात करेंगे, वो पोल खोल देंगे कि वहां पर एक पूरी दंगा कराने की साजिश थी इसके माध्यम से, और उसको रोकने का प्रयास किया गया। मैं सबसे बड़ा ये बताना चाहता हूं कि आखिर एक ही कौम के, एक ही धर्म के लोगों का नाम क्यों सामने आ जाता है, ये मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कौशाम्बी में जो बवाल हुआ उसमें भी यही बात हुई, कासगंज में जो बवाल हुआ उसमें भी इन्हीं लोगों का नाम है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग चल रही है? क्या ऐसी सोच बन गई है? आचार्य विक्रमादित्य, आप हमारे साथ हैं, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में या बाकी जगहों पे जो चीजें देखने में आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आपस में नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं? इसको बहुत व्यापक तौर पे देखने की जरूरत है। केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। केवल हिंदुस्तान के कुछ शहरों में हम इसको कर ले तो यह ऐसी स्थिति नहीं, पूरे विश्व में ही इस प्रकार का ज्ञान बांटने का तथाकथित तौर पर प्रयास किया जा रहा है। मैं कहूंगा धर्म का एक गलत स्वरूप उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे विश्व में। अभी जर्मनी में देख रहा था, जर्मनी के अंदर वहां मेन रोड पे खड़े हो गए बहुत सारे लोग और वहां कह रहे कि शरिया लॉ लाने का हमें के ऊपर प्रयास करने लगे। फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का ये ऑर्गेनाइज वे में काम किया जा रहा है, इसके पीछे एक मानसिकता है, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार की मानसिकता है कि हम ही रहे कि हमारे अलावा कोई नहीं रहे। ये जो मानसिकता है ना, हमारे अलावा हम जो है, हम ही सब सही है, हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, हमारे अलावा हम जिस उपासना करते हैं उसके। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, एकदम आपने बहुत सही सवाल और बहुत वाजिब सवाल उठाया कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम है, बाकी कोई नहीं है। बिलाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप कि हम ही हम हैं? हम ही हम की बात नहीं है। जो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर, जो लगातार इस तरीके की बात करते हैं, कटेंगे बटेंगे, तो एक नफरत तो वहां से फैल रही है। लेकिन जो एक यात्रा निकल रही है, तो पुलिस इस तरफ से भी तो हो रहा है सर, यही तो सर इस तरफ से भी हो रहा है ना। आप देखिए कासगंज में भी ऐसे ही लोग पकड़े गए, कौशाम्बी में भी ऐसे ही लोग पकड़े जा रहे हैं। जी जी जी, देखिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, आपको शायद ये मालूम होगा, जब इस तरीके से चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी की भी यात्रा निकलती है, वहां पुलिस परमिशन होती है, बाकायदा पुलिस का एस्कॉर्ट होता है कि कहां से क्या यात्रा, रूट तक तय होता है। लेकिन उस वक्त जब ये वारदात हो रही थी, जब वहां पे वो किसी के घर पे हमला करने गया है, झंडा उतारा, फिर उसके बाद वहां इस तरीके से गोली मारी गई, तो वहां उस वक्त पुलिस क्यों नहीं थी? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। लेकिन जो इनकाउंटर हो रहा है, तो हम ये सवाल क्यों नहीं उठाएं कि इनकाउंटर जो लगातार, चाहे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है, लॉरेंस बिश्नोई अंदर बैठ के लोगों को मरवाने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उनका इनकाउंटर नहीं होता। देखिए ऐसा मैं देखिए उसमें भी जो लोग हैं शामिल, उसको अलग अलग जगहों से पकड़ा जा रहा है। वो उसमें बहराइच के भी लोग हैं, मैं आपको बता दूं, बहराइच से भी लोग पकड़े गए हैं, कई अपराधी बहराइच से पकड़े गए। ऐसा नहीं है कि वहां उसमें हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं बिलाल भाई, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो कांड हो रहे हैं, जहां दुर्गा मूर्ति की विसर्जन किया जा रहा है, वहां पे या कोई धर्म का कोई काम किया जा रहा है, उसमें जो है एक कौम के लोग आ रहे हैं, उन लोगों का नाम सामने आ रहा है, और एक ऐसा नफरत का जो बीज है वो पनपता जा रहा है, जिसका कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा है। अब मैं, हमारे सामने मुमताज भाई क्या कहना चाहते हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या है इसका सलूशन? जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इसी तरीके का प्रोपगंडा पूरा मीडिया इस्तेमाल किया गया, फिल्में बनाई गई और उनका कत्लेआम किया गया। इसी तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। उनके इलाकों में जा करके दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है और फिर उन्हीं की दुकानें लूटी जाती हैं, उन्हीं को फिर मारा जाता है, उन्हीं को अरेस्ट किया जा रहा है। और ये बहुत दिनों से चल रहा है और ये कोई बीजेपी की सरकार में नहीं, समाजवादी की सरकार थी तब भी हमने मुजफ्फरनगर में देखा कि 50,000 लोग बेघर हो गए, उनको भगा दिया गया।
600 से ज्यादा दंगे समाजवादी सरकार में भी हुई। तो इसलिए मुसलमान तो सब जगह पिसता है, ये बात आप मत कीजिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, लेकिन मुमताज आलम साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान भी तो पढ़ा लिखा है, समझदार है। मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, अपने हक हुकूक को समझता है, अपनी ताकत को जानता है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है? उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं वही कह रहा हूं, नहीं कर रहा है, लेकिन उससे करवाया जा रहा है, साजिश की जा रही है। आप बताइए, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप चतुर्वेदी जी बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है और खुदा की कसम मैं बहुत दुखी हूं इस नौजवान की मौत से। आप बताइए कि नौजवान, फिर मैं कह रहा हूं, ऊपर चढ़ता है, सब कुछ होता है, क्या इतनी देर में पुलिस वहां पहुंचनी नहीं चाहिए थी? मुमताज आलम रिजवी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, मैं किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की जान ले ले। आचार्य विक्रमादित्य, आप बताइए, आपने मुमताज आलम को सुना, ये कह रहे हैं कि भाई सपा में भी ऐसा ही होता था। ये कह रहे हैं कि जर्मनी में बाकायदा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। वो एक, आप मुमताज आलम को लगता है कि भारत में भी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये प्रोपोगंडा है, ये उत्तर प्रदेश जो कि शांत था, जहां पे चीजें बेहतर हो रही थी, वहां पे इस तरह का अपराध, जघन्य अपराध, बहराइच जलता रहा 4 दिन तक, किसी का कोई पता नहीं रहा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कोई किसी के घर पे मान लीजिए पहुंच भी जाता है तो क्या हम उसको यातना गृह में डाल देंगे? क्या हम उसका नाखून जो है प्लास से खींच लेंगे? क्या हम उसकी आंख फोड़ देंगे? ये सब ऐसे सवाल है जो किसी को भी डरा दे, जो किसी को भी डरा दे। एक मुमताज आलम, पहले आचार्य विक्रमादित्य, 1 मिनट, आपके पास लौटते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट हम अभी आपको दिखाते हैं, अभी आपको हम उसकी बाइट सुनाते हैं। मुमताज जी, तो आप बचाव में क्यों आ गए अपराधी के? मैं कह रहा हूं अगर कुछ भी हुआ नहीं हुआ, बचाव में क्यों आ गए मुमताज भाई? अरे आप बचाव में क्यों आ गए? अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बचाव में क्यों आ गए? आप बचाव में क्यों आ गए मुमताज भाई? आप बचाव में क्यों आ गए अपराधी के? उसने अपराध किया तो आप बचाव में क्यों आ गए? नाखून उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा, ये पुलिस को जांच में दीजिए। उसने मर्डर किया, हत्या की, बेरहमी से हत्या की, आप बचाव में क्यों आ गए? आप बताइए। आप जर्मनी का उदाहरण दे रहे हैं, आपको 1919 में जो खिलाफत आंदोलन था वो याद नहीं है? खिलाफत आंदोलन हिंदुस्तान में क्यों हुआ था? मुस्लिमों के ने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए किया था, जिसको आपने स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया था। आप लोग यही कारण है जो समाधान नहीं चाहते। मुमताज भाई, देखिए, मैं आपको ये कहना जरूर चाहूंगा, मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि 3 गोलियां सीने में मार दी गई, उस व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी पत्नी बेवा हो गई और उसका परिवार अनाथ हो गया, यतीम हो गया। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और ये देखिए, ये हमारे पास, ये देखिए, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है साहब, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है जी। आपको मैं कॉपी भिजवा देता हूं, आपको मैं व्हाट्सएप करा देता हूं साहब। आप इसकी कॉपी देखिए, ये कॉपी मेरे हाथ में है और इसमें जो है, इसमें नाखून उखाड़ लिया गया, नाखून उखाड़ लिया गया और किसी को हवा भी नहीं लगी। ये बताइए, इतना दर्दनाक काम हो रहा है साहब। मुमताज भाई, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये भारत जैसे देश में, हमारे अगल बगल में देखिए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो आप सब जानते हैं। आपके नातेदार, रिश्तेदार वहां पे रहना, आपको पता होगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि कितना अत्याचार हो रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि भारत में उनको किस तरह का सम्मान मिल रहा है, भारत में उनकी कितनी जो है सेवा शुश्रूषा की जा रही है। आप इस बात को समझो मुमताज भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। काहे चले जाए हम, क्यों चले जाए हम? मैं कह रहा हूं, अपने रिश्तेदारों से पूछ लो ना, अपने जानने वालों से पूछ लो ना, अपने जानने वालों से पूछो ना, उनको बताएंगे आपको कि वहां क्या हो रहा है। आप अपने जानने वालों से पूछ लो। हिंदुस्तान बन जाए साहब, मैं कह रहा हूं कि आप अपने जानने वालों से पूछो ना, अभी पता चल जाएगा कि वहां क्या हो रहा है। बनाना चाहते हो बांग्लादेश? मैं कतई भगाना नहीं चाहता, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं कि हकीकत को जानिए, हकीकत को जानिए साहब। हकीकत किसी से छुप नहीं सकती है। पाकिस्तान के लोग भारत में आके रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग भारत में आके रहना चाहते हैं साहब। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, पुलिस को धमकाया जाता है। कोई धमका नहीं रहा है। आचार्य विक्रमादित्य बताइए, पुलिस को कौन धमका रहा है भाई? आचार्य विक्रमादित्य बताइए जरा। वरना पुलिस रोक लेती उस नौजवान को। अरे मुमताज साहब, डिबेट पे आप कम
से कम जो प्रैक्टिकल बात समझने का प्रयास करें, क्या हो रहा है। व्यक्ति मरा है, भारतीय मरा है, हिंदुस्तानी मरा है, हिंदुस्तानी की जघन्य हत्या की गई है। मुझे बताइए, एक झंडा वास्तविक क्या घटना थी, क्या घटना को भी आज बदल के पेश किया जा रहा है। अगर वास्तविक तौर पे वहां पर आप जाते हैं, पुलिस ने जो रिपोर्ट उपस्थित करी है, यात्रा आराम से निकल रही थी, पुलिस साथ में अब वहां पे ऑर्केस्ट्रा में जो पाकिस्तानी गाना बजाया जा रहा था, उसकी वजह से सारा कुछ विवाद हुआ। उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पाकिस्तानी गाना बजाया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सवाल है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। हम भारत में तो रहना चाहते हैं, भारत की बात करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कहना चाहता मैं भारत का नमक खा के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊं, तो ये शोभा नहीं देता। खैर कोई नहीं। आचार्य विक्रमादित्य, आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके प्रशासन ने किया है, उस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि अगर ये आरोपी नेपाल भाग जाते तो विपक्ष भी यही कहता रहता कि अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए, सवाल वो भी उठाता। चतुर्वेदी जी, एनकाउंटर नहीं हुआ है, जब सामने दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से स्थिति है, क्यों अपराधी को अपराधी मान क्यों नहीं तैयार? जब तक ये मानसिकता रहेगी अपराधी अपराधी है, इस बात को स्वीकार किसी भी कौम का है, मुझे बताइए स्वीकार नहीं हो रहा है। मुझे बताइए कौन खड़ा है लॉरेंस बिश्नोई साहब? अभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, क्या आप खड़े हैं? यहाँ बैठा हुआ, क्या दुबई से बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई को ठीक कह रहे हैं? लेकिन कोई सपोर्ट कोई खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। बाबा सिद्दीकी के साथ गलत हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, गलत हुई। और आप बताइए, एक भी ऐसा व्यक्ति खड़ा दिखाओ तो बता दीजिए आप मुझे, कोई नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर जो गलत हो रहा है उसकी सपोर्ट में आगे खड़े हो जाते, कौन के साथ खड़े हो जाते। अरे तो वही तो मैं कहना चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य, वही तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप कम से कम इस बात को स्वीकार करिए। मुझे सौरभ जी मुझे ये बताइए कि भाई ये जो है, ये लोग स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते हैं? सौरभ दुबे जी। देखिए अरविंद जी, बिलाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं भी, और कनिका आपके पास भी आ रहा हूं। अरविंद जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि पूरे विश्व में चले जाइए, जिस मुल्क को भी उठा के देखेंगे, लीबिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो, वहां पर ये आपस में ही एक दूसरे को मार काट रहे हैं ना। वहां कोई हिंदू है, ना भाजपा है, ना आरएसएस है, कुछ नहीं है, फिर भी आपस में मार। आपको तो भैया भारत आकर के भारत की धरती को चूम लेना चाहिए, इस भारत माता की धरती को चूम लेना चाहिए, जहां पर बहुसंख्यक 80% आबादी हिंदू होने के बाद भी आप सब कुछ बराबर से ले रहे हैं, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे आपको किसी प्रकार की योजनाएं हैं, मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, सब चीज बराबर में मिल रही है। देखिए मुमताज जी, एक बात समझना पड़ेगा कि अगर कोई झंडा खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके लिए 100 नंबर डायल करिए, उसके लिए संविधान को जो है, संविधान के तहत जो है कानून कानून बनाए, कानून का पालन कीजिए। हमारे यहाँ पर उसी यात्रा में हमारे ऊपर पथराव किया गया, वहां पर भगवा झंडों को जो है खींच करके फाड़ के फेंका गया। मेरे पास तो सबूत है, वीडियो है। तब भी मैं कहता हूं कि सबने देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अरविंद जी, लगातार हमारी गणेश विसर्जन की यात्रा हो, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो पत्थरबाजी हो रही है महाराष्ट्र में, पुणे में, कहां पत्थरबाजी नहीं हुई, और सब जगह ऐसे ही लोग शामिल है। ये मानसिकता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिलाल साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो मानसिकता एक विकसित हो रही है, ये तो बहुत ही जघन्य है। मतलब मैं समझता हूं कि इसके लिए आखिर क्या करना चाहिए? आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए कि भाई कुछ किया जाए इसमें। हम तो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि भारत लोकतांत्रिक तो देश है, भारत में संविधान से चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी है कि भारत में ये मिट्टी चूम। पहले तो मैं इन लोगों को बता दूं, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जितना हिंदुस्तान आपका, इतना हमारा। और ये देश के लिए कुर्बानी किसने दी है? ये आरएसएस वालों ने दी है। सर सुन लीजिए, आरएसएस वालों ने ये हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाइए सर, ये नहीं कहूंगा। गलत कर रहा है, नहीं तो गलत कर रहा है ना, तो गलत को गलत कहिए ना सर। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों पड़ोसी हैं, हम दोनों साथी हैं। हम गलत को कहने की हिम्मत रखते हैं। इस तरीके के लोगों को बिल्कुल फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जो देश के खिलाफ हैं, देश में गद्दारी कर रहे हैं, इस तरीके नारे लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अरे ये आरएसएस वाले हमें नहीं बताएंगे किसने क्या कुर्बानी दी, देश को पता है कौन माफी मांग रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे डिबेट में एक लीगल मैम भी बैठी हुई है, लीगल पे वो ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगी कि किस तरीके से कोई अगर रैलियां निकल रही हैं क्या होता है, किसी पे हमला करने का क्या होता है, वो ज्यादा अच्छे से कनिका जी आप बता दीजिए भाई, आप कनिका जी मुझे बताइए। हाँ मैं पूछता हूँ, कनिका जी मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना हिंदुस्तान में रह के आप इसको कैसे देखती हैं कनिका जी? जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद बात है ये। जैसा भी बिलाल जी ने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तो यही चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि किसी के भी बाप का नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रह के अगर पाकिस्तान के झंडे लगाएंगे। आप मुजफ्फरनगर से शुरू हो जाइए, मुरादाबाद जितनी भी बेल्ट है, हम रास्ते में जाते हैं हमें हरी झंडियां ही नजर आती हैं। आज भी है
लेकिन काफी तादाद में कम हुई है, मैं इस बात को मानती हूँ। तो अगर आप हिंदुस्तान में रह के अगर आप पाकिस्तान के नारे लगाएंगे, अगर हिंदुस्तान में रह के आप हमें रोकेंगे जय श्री राम बोलने से, या हिंदुस्तान में रह के आप हमें बोलेंगे भारत माता की जय बोलने से, तो ये चीजें गलत है। ये हर जगह गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से गलत है, और शायद मॉरली और एथिकली भी ये चीजें गलत है। आप ये चीजें समझिए, किसी व्यक्ति की मौत हुई है, आज ये मुद्दा नहीं उठता कि उस व्यक्ति की मौत हुई है, उसके 5 आरोपी हैं, और इनकाउंटर की बात करते हैं, जबकि जो गोली लगी है वो सिर्फ पैर पे लगी है, गोली कहीं और भी लग सकती थी। अगर ऐसी मंशा होती, इनकाउंटर करना होता तो गोली कनिका कहीं और भी लग सकती थी। एकदम सही कहा। मेरे पास समय देखिए इतना ही है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भारत में रहना है तो भारत की बात तो करनी ही होगी। भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे, भले ही किसी के मन में कुछ भी चलता हो, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो नहीं लगेंगे। आज बात बोलेगी में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए इंडिया डेली।